हेलो एंड वेलकम टू शेखर्स ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने 3 फैक्ट्स को रखकर हमने इंट्रोडक्शन देकर हमने अगले वीडियो को कंटिन्यू करने को कहा था, जिसमें 3 फैक्ट ये दिए गए थे कि क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। तो क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूवमेंट 3 वे से किए जाते हैं। तो वो 3 हैं: क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो इस टॉपिक को हमने कवर करने के लिए कुछ पार्ट में वीडियो तैयार किया है। तो सेकंड पार्ट में हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे कंटेंट को लेकर आए हुए हैं। तो हमने देखिए स्टूडेंट ये कंटेंट तैयार की है। इसमें हमें ये सीखना है कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या मैनेज करनी होती है। तो क्लास 8 में ये चैप्टर आप लोगों को ऑलरेडी था। आई होप कि वो क्लास 8 के कंटेंट को आपने हमारे प्लेलिस्ट में देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है अब तक तो स्टूडेंट आप जाकर आप उसे रिवाइज कर सकते हैं लास्ट क्लास के। तो 9th के हिसाब से अगर चला जाए तो थोड़ा सा कंटेंट एडवांस वे में दिया गया है स्टूडेंट। आपके ये पहले पॉइंट में हमने रखा है कि इट इंक्लूड्स यूज ऑफ डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें ये जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंक्लूड की गई है। और ये फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर की है स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को न्यूट्रिएंट को एनरिच करना होता है सॉइल में। जैसा कि आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, सॉइल प्लगिंग वगैरह करना होता है, इरिगेशन करना होता है। तो इस टॉपिक में हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ये 3 पैटर्न अगर प्रैक्टिस की जाए स्टूडेंट, तो हमारे फील्ड की सॉइल के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, तो वो पहले ये देख लेते हैं कि हमारे उस सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट क्या क्या कंपलसरी है। तो एक सॉइल में वो कंपलसरी न्यूट्रिएंट क्या क्या होती है और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉइल में कैसे हम उस एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसी तरीके से प्लांट को भी उन सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। और इसीलिए अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिल जाए तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो अप करेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उस प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम उस एसेंशियल एलिमेंट्स की फुलफिलमेंट हम कर दें, तो एग्जैक्टली सॉइल में पहले हमको इसका फुलफिलमेंट करना होता है, तो वो प्लांट उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कर सकता है, ठीक से वो हेल्दी रह सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट की लिस्ट बनाई है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की टर्म दी गई है स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और ऑर्गेनिक एलिमेंट। तो 2 इन तरीके के एलिमेंट्स के बारे में आप क्लास में पढ़ते चले जाएंगे, चर्चा होती रहेगी। इनऑर्गेनिक एग्जैक्टली मिनरल्स एलिमेंट को कहा जाता है, और ऑर्गेनिक जो हमारे लिविंग बॉडी में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। हाँ, जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो सकती है, प्लांट में होती है स्टार्च वगैरह। तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, और जितने भी मिनरलिक सब्सटेंस होती है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होती है। तो इस पर आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे बात तो क्लियर हो गई कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट जितनी भी है वो न्यूट्रिएंट्स होती है प्लांट की। Only 16 elements are essential for plant growth and development. सिर्फ और सिर्फ टोटल जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से 16 एलिमेंट्स वो एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। These elements are called essential plant nutrients। और जो कॉलम हमने तैयार किया है उसमें ये देखिए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने क्लासीफाई कर दिए। तो टाइप में हमने लिखा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एग्जैक्टली यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना,
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना। इसका ये मतलब हुआ कि इस पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स के हमने नाम यहाँ पर लिखे है, वो सारे के सारे अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट इस्तेमाल करता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने लिस्ट ली है वो प्लांट कम से कम इस्तेमाल करता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने रखा है कार्बन, ऑक्सीजन। देखिए इसके लिए सोर्स हमने यहाँ कॉलम में रखी है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बन और ऑक्सीजन आएगा और जिसके सोर्स एयर होती है। दूसरा है हाइड्रोजन, इसकी सोर्स वाटर होती है। तीसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसकी सोर्स कहाँ है? सॉइल। इसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में स्टूडेंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका मतलब प्लांट इन सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कम करता है और जिसकी सोर्स सॉइल होती है। तो ऑब्वियसली हमें क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहले सॉइल को ही एनरिच करना होगा ताकि प्लांट सॉइल से प्रॉपरली और सफिशिएंट अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट कर सके और अपने सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट कर सके। इसके लॉस से स्टूडेंट उसकी डिफिशियंसी होती है और डिफिशियंसी से प्लांट में बहुत सारे डिजीजेज या उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके रेट में डिफरेंस आ जाता है, जिससे प्लांट के लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट कंटेंट में आते हैं। ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट कंटेंट, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट बॉडी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। कब? जब न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंडीशन में हो, यानी जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो प्लांट कम एब्जॉर्ब कर पाएगा और ऐसे केस में प्लांट डिफिशिएंट कंडीशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो प्रभावित होगा, वो अफेक्टेड होगा। द प्लांट्स डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफिशियंसी सिम्टम जैसे रिटार्डेड ग्रोथ, पुअर सीड फॉर्मेशन एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट उस डिफिशिएंट कंडीशन में बहुत सारे सिम्टम को डेवलप करने लगता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे ग्रोथ का रिटार्डेशन हो जाना, ग्रोथ कम होने लगेगा प्लांट का। फिर पुअर सीड फॉर्मेशन, सीड का पुअर फॉर्मेशन होगा, कम होना या फिर डैमेज सीड तैयार होने लगेगा। इस तरीके से और भी इस तरीके जो भी हमने यहाँ कंटेंट पे लिख दिया है। डिजीज जैसे बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज को भी वो डेवलप करने लगेगा। प्लांट के भी अपने डिजीज होते हैं तो वो डेवलप करने लगेगा। तो आगे फिर कंटेंट में है, सो द फील्ड शुड बी प्रिपेयर्ड एंड एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स बिफोर सोइंग बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सॉइल में सीड को डालने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है अच्छी तरीके से। 8th क्लास में हमने बताया था, है ना, और पिछले कंटेंट में 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और हमारे चैनल के 8th क्लास के प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऑलरेडी दिया गया है स्टूडेंट। तो अगर ये फ्रेश वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो आप क्लास 8 के उस टॉपिक को आप देख लेंगे। क्योंकि हम 9th क्लास के इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसके ही वीडियो को पार्ट को कंटिन्यू करते हुए कंटेंट को एडवांस वे में हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इससे यह मतलब हुआ कि सॉइल के न्यूट्रिएंट को हम लोगों को एनरिच करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मैन्योर डालना होगा और फर्टिलाइज़र, है ना। इसकी चर्चा हमने वहाँ भी की है, लेकिन यहाँ हम लोगों को थोड़ी सी यूनिक तरीके से हम लोगों को यहाँ पे करनी है। देखिए, जैसे हमने एक हेडिंग देकर यहाँ पर क्लियर की है। हमने हेडिंग क्या दी है कि मिनरल रिप्लेनिशमेंट करके हमने यहाँ पर टॉपिक को दी है। तो मिनरल रिप्लेनिशमेंट में क्या कहा गया कि इन ऑर्डर टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड विथ मिनरल
न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को हमको इंक्रीज करना है तो हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्रॉप के यील्ड को भी ध्यान में रखते हुए हमें सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास मैन्योर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैन्योर हमारे पास हमने अभी यहाँ पे लिस्ट बनाया है। फार्म यार्ड मैन्योर 4 टाइप के हैं। फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा वर्मी कंपोस्ट और चौथा ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर कैसे बनता है ना, वो क्या है? तो फार्म यार्ड मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटल एंड क्रॉप रेजिड्यू दैट इज रफेज और फॉडर। मतलब जो फार्म यार्ड मैन्योर बनता है वो कैटल, जो हमारे फार्म में जो कैटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्रॉप रेजिड्यू, जो क्रॉप का जो बचा हुआ रॉ रह जाता है, और कैटल उस फार्म में, उसी के मटेरियल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल वो रफेज के फॉर्म में, और उसी रफेज के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले मैन्योर को हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। दूसरा है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? डेराइव्ड फ्रॉम गार्बेज, सीवेज, किचन वेस्ट एंड फॉलन लीफ etc। कंपोस्ट क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल बताया गया इसमें कि किचन में जो वेस्ट हम लोग जैसे वेजिटेबल का छिलका वगैरह रख देते हैं, इस तरीके की चीज़ों को, यानी किचन के वेस्ट को, और फिर फॉलन लीफ, जो प्लांट का जो लीफ फॉल कर जाता है, जो पतझड़ होता है उससे जो लीफ गिर जाता है, वो उससे हो गया। और फिर कुछ गार्बेजेस से है ना, सीवेजेस से है। इन सब के को इस्तेमाल किया जाता है एज ए वेस्ट के फॉर्म में, जो कंपोस्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या हुआ? वर्मी कंपोस्ट का सेंटेंस पे आप, वर्ड में आप जाइए स्टूडेंट, देखिए इसमें मीनिंग क्या क्लियर निकल रहा है। वर्मी कंपोस्ट मतलब एक ऐसा मैन्योर कंपोस्ट जो वर्म से तैयार किया जा सके। ठीक है, तो कैसे है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर लाइक अर्थवर्म। हमने कहा भी था कि एनिमल के या कोई भी लिविंग बॉडी को ऑर्गेनिक मैटर माना जाता है। तो एक ऑर्गेनिक मैटर से ये मैन्योर तैयार किया गया। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या है यहाँ पे? तो अर्थवर्म है। ये बेहतर इसलिए माना जाता है कि सॉइल में नाइट्रोजन साइकिल को के प्रोसेस को ये फिक्स करता है, और वो नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस के थ्रू सॉइल को फर्टाइल भी कर लेता है। नेक्स्ट है लास्ट मैन्योर का ग्रीन मैन्योर। चौथा नंबर हो गया ग्रीन मैन्योर, और ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम, पी etc। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो ओवरऑल मैन्योर के एडवांटेज क्या है स्टूडेंट? देखिए मैन्योर के एडवांटेज हैं कि जब आप मैन्योर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि सॉइल में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं प्लांट के लिए, उसकी कमी को वो पूरा कर देता है। अगर वो सॉइल फर्टाइल नहीं है तो मैन्योर डालने से, क्योंकि आप अब बीज डालने वाले हैं, तो बीज डालने से पहले ही आप मैन्योर या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लें। मैन्योर को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र नुकसान करता है। तो मैन्योर इस्तेमाल कर लें, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस होती है और वो प्लांट को हेल्प मिलता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। पहला एडवांटेज हो गया, यानी कि न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है? अगर सॉइल में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जैसे अर्थवर्म, उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है हमारे ही मैन्योर के डालने से, है ना। उसको भी, जैसे अभी अर्थवर्म अगर हम डाल रहे हैं सॉइल में, तो ये सब अगर हम कंपोस्ट डालें या फार्म यार्ड मैन्योर डाल दें, तो इस तरीके के मैन्योर का इस्तेमाल करने से सॉइल के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और फिर जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी है, फर्टिलिटी प्रॉपर्टी, वो इंक्रीज होता चला जाता है, और अंत में प्लांट को इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंटेंट है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल। ठीक है, तो आइए फर्टिलाइज़र देखते हैं। ये रहा, देखिए स्टूडेंट, अब फर्टिलाइज़र इसमें क्या है? इट इज़ कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली विच इज़ केमिकल सब्सटेंसेस। इसका मतलब हुआ कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो मटेरियल है फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, सॉरी, ये न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए जो ये सब्सटेंस है, उसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। और ये है क्या? इसे कमर्शियली
प्रोड्यूस कराया जाता है, सिंथेटिकली आर्टिफिशियल वे में इसको बनाया जाता है। और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल को बहुत ही स्ट्रांगली। इसमें क्या है इसकी खासियत कि ये ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये पानी में डिजॉल्व कर सकता है आराम से। एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, इसे हम सॉइल में कम क्वांटिटी में डालें तो अच्छा होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये फिर सॉइल को डैमेज भी कर सकता है, प्लांट को साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही प्रॉपरली, उसका जो अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है इट सप्लाइज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। 8th क्लास के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने इस बात की चर्चा की थी कि NPK जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के ग्रुप से फर्टिलाइज़र का तैयार किया जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, हम नाइट्रोजन से बनने वाले फर्टिलाइज़र का नाम होता है नाइट्रेट्स, ठीक है। दूसरा फॉस्फोरस से बनने वाले फर्टिलाइज़र का नाम होता है फॉस्फेट्स, और पोटेशियम से बनने वाले फर्टिलाइज़र का नाम होता है पोटास। तो इन तीनों एलिमेंट के कैटेगरी से बनने वाले फर्टिलाइज़र का जो ग्रुप हुआ वो सॉइल में मर्ज किया जाता है। ये ध्यान देना होता है स्टूडेंट की किस प्लांट को किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और कितने अमाउंट में ज़रूरत होती है, ठीक है। हालांकि ये वाटर सॉल्युबल होता है लेकिन ये प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या हैं ये हम लोग देख लें। इसके एडवांटेज हैं इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको आराम से पैकेट वगैरह बनाकर, है ना, कहीं भी एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ड्राई फॉर्म में इसको रखा जा सकता है, पैकेट बनाकर रखिए, कहीं आप ले जाइए, या आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक का इसका आप पैकेट बनाकर रख सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट है इजीली कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट, इसका ये मतलब हुआ कि प्लांट इस मटेरियल को यानी फर्टिलाइज़र को जिसको आपने मिट्टी में मिलाया था, ये प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल के थ्रू, ठीक है। सॉइल में आप मिला चुके फर्टिलाइज़र, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर चुका उस फर्टिलाइज़र को, और अंत में प्लांट उसको रिसीव कर लेता है और इजीली। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू एनहांस प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड इंश्योर हायर यील्ड, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जिस पर्पज़ से हमने फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया वहाँ ये पॉइंट क्लियर कर रहा है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि ये बहुत ही मददगार होता है प्लांट के लिए, कि प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये एनहांस करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करता है, प्रोमोट करता है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो प्लांट में बॉडी में होता है, प्लांट के बॉडी में होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि प्लांट में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है जिसे हम यील्ड कहते हैं, उस यील्ड के अमाउंट को भी हाई कर देता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो टॉपिक था ये था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट वाले टॉपिक पर। ये रहा स्टूडेंट आपके सामने इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट क्या है कि क्रॉप फील्ड में वाटर को सप्लाई करना, इसीलिए क्योंकि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट उस वाटर के माध्यम से सॉइल में मिक्स्ड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और प्लांट अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको सप्लाई कर लेता है। तो इस वाटर सप्लाइंग मेथड में कुछ स्टेप अप्लाई किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, और एग्रीकल्चर में कुछ सिस्टम इसके लिए अप्लाई किए जाते हैं। वो उन सारे सिस्टम्स के बारे में यहाँ हमने कुछ पॉइंट कोट किए हुए, और वो सारे सिस्टम के बारे में हमने यहाँ लिखा है। तो हालांकि इसकी डिटेल्स आपको क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में दी गई है, आप उसको आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में 8 क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिर भी एडिशनली क्लास 9th के अकॉर्डिंग अगर चलें तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ दिए गए हैं, आप उससे थोड़ा अवेयर रहें सिर्फ, ठीक है। डिटेल अकाउंट्स में नहीं जाने हैं, आप सिर्फ उस टर्म से अवेयर आपको रहना है। तो देखिए क्या है, इरिगेशन में हमारे पास 8 एप्लीकेशंस अप्लाई किए जा रहे हैं, और उसमें हमारा पहला है वेल, दूसरा है टैंक, तीसरा कैनाल सिस्टम, चौथा रिवर लिफ्ट सिस्टम, पांचवा स्प्रिंकलर सिस्टम, 6th ड्रिप इरिगेशन, 7th रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड लास्ट चेक डैम्स, ठीक है। इसमें आपके जो
5th नंबर है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये आजकल मॉडर्न कल्टीवेशन प्रोसेस में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रिप इरिगेशन, इसलिए क्योंकि इससे वाटर की सेविंग्स होती है। और जो अभी बहुत रिसेंटली जो एप्लीकेशन अप्लाई किया जा रहा है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका पर्पस क्या है कि अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को सप्लाई करते हैं फील्ड में, तो वो हम लोगों के लिए वो वाटर के लॉस के लेवल पर हम लोगों को ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर अंडरग्राउंड होता है, और उस अंडरग्राउंड वाटर को अगर हम खेत में डाल देंगे, फील्ड में डाल देंगे, तो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए हम सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अप्लाई करते हुए हम लोग क्रॉप फील्ड में भी अप्लाई करें, और साथ ही साथ अपने डेली रूटीन में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अपने ड्रिंकिंग वाटर को हम प्रोसेस में लाकर ड्रिंकिंग वाटर बनाकर हम ले सकते हैं रेन वाटर के हार्वेस्टिंग की मदद से। अब इसके बाद हमारे पास एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या है। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन में हमारे पास 3 पॉइंट हमने यहाँ रेज किया है, उसको देखते हैं। पहला है फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन करने में वो मदद करता है। पानी अगर मिट्टी में होगा तो पानी जब सीड जब हम मिट्टी में डालेंगे तो उस सीड के द्वारा उस वाटर को एब्जॉर्ब करके वो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। तो सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी है, न्यूट्रिएंट्स के साथ वो सीड एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और वो बाद में जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा फॉर ग्रोथ एलोंगेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट। रूट के ग्रोथ ओवरऑल एक्चुअली प्लांट के ग्रोथ के लिए मदद करता है, और साथ ही साथ रूट के एलोंगेशन में भी मदद करता है। क्योंकि वाटर सॉइल में स्टोर होता है तो उसका अट्रैक्शन, रूट वाले पार्ट का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और रूट जितना ग्रिप करेगा तो प्लांट का ग्रोथ उतना अच्छा माना जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा है फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन प्लांट सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, सेल एलोंगेशन etc। और साथ ही साथ वाटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू प्लांट में क्या है, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, और एलोंगेशन, सेल्स एलोंगेशन है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस हो गया, ट्रांसपिरेशन वाटर का वेपर फॉर्म में रिलीज आउट होना, और इसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी कंटिन्यू होता है, और सेल एलोंगेशन तो आप जानते ही हैं वो प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पॉइंट था इरिगेशन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने जो पॉइंट कोट किए थे उसका सेकंड पार्ट अभी क्लियर हो गया, इरिगेशन मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ले आते हैं आप लोगों को स्टूडेंट, इसके साथ ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट फिनिश हो जाएगा। तो बस एक टॉपिक बच रही है, इसको हम बस जस्ट लेकर आ रहे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए इससे सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव होती है। देखिए इसमें क्या है कि टू एंश्योर इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड पैथोजन कॉमनली यूज क्रॉपिंग पैटर्न्स आर। अब ये यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन चलेगा। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर हम किसी फील्ड में ये वीड्स की या फिर पेस्ट्स की कंट्रोलिंग की बात अगर करें तो ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, तो 3 पैटर्न पे हम लोगों को काम करना होता है। पहला पैटर्न है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग पैटर्न, और तीसरा है क्रॉप रोटेशन पैटर्न। ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं ये देख लेते हैं। इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टाइल करने में ये मदद करता है, एंड रिड्यूसेस नीड टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। जब सॉइल फर्टाइल ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करेंगे, फर्टिलाइजर ऐसे भी हार्मफुल होता है, मैन्योर का भी इस्तेमाल हम कम करेंगे। तो इससे ये जो हमारा प्रैक्टिस होता है मैन्योर बनाने का, उसमें भी मेहनत कम लगेगा अगर ये हम कर लें। इससे फ़ायदा हमारा कॉमर्शियली भी होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग से हमारा फ़ायदा कॉमर्शियली भी होता है। ठीक है। अल्टीमेटली हम सेविंग्स करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए हमारा व्हीट का और मस्टर्ड का, अगर हम लेते हैं एक सीजन पे हम लोग करते हैं, तो व्हीट का और मस्टर्ड का जो मिक्सिंग हम लोग करते हैं उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स स्टूडेंट आप लोग कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये करंट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग
नए नए इन्वेंशन से नए नए प्रैक्टिस की जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट 9th क्लास के कैंडिडेट को डाटा खुद से बनानी होती है, ठीक है। और ऐसे भी आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज खुद भी करना होता है। अब इसके बाद इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग में देखते हैं कि 2 या 3 वैरायटी एक साथ हम लोग लगा सकते हैं। जैसे हम और रो डिफरेंट रो में हम लोग एक बड़ा सा फील्ड है और उस बड़े से फील्ड में एक रो में कोई दूसरा क्रॉप लगा दीजिए, दूसरे रो में कोई दूसरा लगा दीजिए, तीसरे में कोई तीसरा लगा दीजिए। इस तरीके से हम मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड से हम लोग बहुत सारे एक ही फील्ड में बहुत सारा क्रॉप भी लगा लेंगे, है ना। और इस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग इंटर क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, इट एंश्योर्स ग्रेटर क्रॉप यील्ड। ऑब्वियसली जब हम वैरायटी लगाएंगे तो ज़्यादा यील्ड हमको मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ऑब्वियसली ये भी बात सही है, बहुत सारे क्रॉपिंग को लगाएंगे तो सबके रूट कैपेसिटी से सॉइल में इरोजन नहीं के बराबर होगा, बहुत ही कंट्रोल होगा। तो उसके बाद और क्या है? इट प्रोवाइड्स एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स। एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स भी इससे बहुत सारा हो जाता होगा। ये हमारा थर्ड कैटेगरी का क्या है स्टूडेंट? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करना होता है कि साल में कुछ ऐसे सीजन्स के क्रॉप होते हैं जिसे हम 2 बार हम उसका दो क्रॉप के बीच एक तीसरे किसी क्रॉप को अल्टरनेट करके हम लगा सकते हैं। ये साल में या तो 2 बार किया जा सकता है या 2 साल में 1 बार किया जा सकता है ना। इसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो यानी क्रॉप रोटेशन का जो पैटर्न होता है, इसकी वेराइटीज़ बहुत सारी, इसके लार्ज वास्ट वे में हम लोगों को नहीं जाना है ज़्यादा कंसेप्ट में। बस इतना आपको समझ लेना है कि साल में हम ये 2 बार काम कर सकते हैं किसी क्रॉप के साथ, या किसी 2 साल में 1 बार हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है ये देखिए। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेंटेन्ड। सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रह जाती है, वो मेंटेन होती है। फिर इट हेल्प्स इन वीड एंड पेस्ट कंट्रोल्स। जो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाता है फील्ड में, उस और जो पेस्ट होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह, तो उसकी भी कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं इससे, क्योंकि बार बार रोटेशन होता रहता है ना। तो फार्मर्स अवेयर हो जाते हैं इससे, फील्ड से ऑटोमेटिकली वीड्स रिमूव हो जाता है। ये बेनिफिट हो गया। इसके बाद है इट सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है केमिकल, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम इसमें कम कर सकते हैं अगर क्रॉप रोटेशन कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। टॉपिक का नाम क्या था, टाइटल क्या था? तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि सच मायने में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर लें, और यदि आपको ये लगता हो कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपको लिखनी चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें इसको। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी जानने वाले को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।